डेट है आज 22 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है उड़ीसाज प्रोजेक्ट समहाती फॉर ट्राइबल लैंग्वेजेस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अभी एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जो इंडिया ने 2020 में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की थी। उसी के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। जो ट्राइबल लोग हैं उनकी मदर लैंग्वेज में यानी कि मदर टंग में उनको प्राइमरी क्लासेस में एजुकेशन देना, इसका ये मकसद है। जैसे 5वीं तक क्लास है भाई साहब, उनकी जो मातृभाषा है, जैसे उड़ीसा में डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है ट्राइबल पीपल के द्वारा, जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, आदिवासी लोग, उनकी लैंग्वेज में उनकी भाषा में उनको पढ़ाना, मेन मकसद इसका ये है समहाती प्रोजेक्ट का। ये समहाती प्रोजेक्ट है जो उनकी ट्राइबल लैंग्वेज की, जो उनकी अपनी भाषा है, लैंग्वेज है, उसमें उनको पढ़ाना, ताकि जो इनकी लैंग्वेज है ना ये लुप्त होती जा रही है, इनकी लैंग्वेज को बचा के रखा जा सकेगा इसके जरिए। तो उड़ीसा का समहाती प्रोजेक्ट में और क्या क्या किया जाएगा, देखो इसमें उड़ीसा स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी के अकॉर्डिंग 302 से ज़्यादा टेक्स्ट बुक छापी जाएंगी और 2500 से ज़्यादा और रीडिंग मटेरियल, इसमें स्टोरी बुक वगैरह, पिक्चर चार्ट वगैरह 21 ट्राइबल लैंग्वेज में बनाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे, ताकि उन लोगों को आसानी से पढ़ाया जा सके। 21 लैंग्वेज होंगी ट्राइबल लैंग्वेज जो उड़ीसा में बोली जाती हैं। उन लैंग्वेज में ये किताबें और कुछ मटेरियल और कुछ स्टोरी बुक, पिक्चर चार्ट वगैरह ये बनाए जाएंगे। समाती प्रोजेक्ट के अंदर सारे टीचर हैं जो प्राइमरी लेवल पे, उनको लैंग्वेज की जानकारी दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो ट्राइबल लैंग्वेज में पढ़ा सकें। इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उड़ीसा के 2 इंस्टीट्यूट हैं, एक है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड अकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर, ये भुवनेश्वर में है, ये इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। उड़ीसा में देखो 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, जिनमें से 13 पीवीटीजी हैं। पीवीटीजी का मतलब है पर्टिकुलरली वनरेबल, ये पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ये पीवीटीजी देखो जो एसटी कैटेगरी में आते हैं ना लोग, जिनकी एसटी कैटेगरी में कास्ट होती है शेड्यूल ट्राइब, उनमें से ही देखो कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं, पुअर होते हैं और बाहर निकलने से शर्माते हैं, जो बाकी के पीपल हैं उनसे मिलने में थोड़ा हेजिटेशन महसूस करते हैं, हिचकिचाहट। तो ऐसी कम्युनिटी जो बहुत ही पुअर है, डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, वहाँ पे एजुकेशन भी नहीं है, ऐसी कम्युनिटी को पीवीटीजी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है। तो यहाँ पे उड़ीसा में 13 पीवीटीजी, और उड़ीसा ऐसी कंट्री में ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पीवीटीजी हैं, 13। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पीवीटीजी से देखो यूपीएससी प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो यहाँ पे 62 डिफरेंट ट्राइबल कम्युनिटी हैं, कास्ट हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, एसटी कैटेगरी के, जिनमें से 13 पीवीटीजी हैं। तो इनकी कल्चर को बचाने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। जो 21 ट्राइबल लैंग्वेज हैं जिनमें बुक छापी जाएंगी, उनमें से केवल एक लैंग्वेज है संथाली, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में मैंशनड है। देखो हमारे भारत के संविधान में 12 शेड्यूल हैं, उन 12 में से जो 8वां शेड्यूल है 8th, उसमें देखो 22 लैंग्वेज मैंशनड है। 22 लैंग्वेज जैसे हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, उर्दू हो गई, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत बता दी, गुजराती, पंजाबी, मराठी, ये ऐसे ये 22 लैंग्वेज हैं। उनमें से देखो संथाली भी एक लैंग्वेज मेंशन है, लेकिन बाकी की जो 20 लैंग्वेज है ट्राइबल लैंग्वेज जो उड़ीसा के स्कूल में पढ़ाई जाएंगी, वो देखो 8th शेड्यूल है जो उसमें लिखी हुई नहीं है, मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें। और जिस लैंग्वेज में ये, जैसे ये है भाई साहब जो संथाली लैंग्वेज है, ये देखो ओल चिक्की स्क्रिप्ट में पढ़ाई जाएगी। जो संथाली लैंग्वेज है उसकी स्क्रिप्ट का नाम है, लिपि का नाम, जैसे हिंदी है, हिंदी की स्क्रिप्ट क्या है, देवनागरी, जैसे ए आ ई लिखते हो आप, ये क्या स्क्रिप्ट है, लिपि है देवनागरी। जैसे इंग्लिश की बात करें हम, इंग्लिश की क्या ग्रीक स्क्रिप्ट है, जैसे ये अल्फ़ाबेट है ए बी सी डी, इनसे हम भाषा बनाते हैं, ये क्या स्क्रिप्ट है। ऐसे ही इनकी ओल्ड चिक्की स्क्रिप्ट है संथाली लैंग्वेज की। ओल्ड चिक्की कैसे दिखाई देती है भाई साहब, ये देख लो, ये 30 इसमें अल्फ़ाबेट हैं, ये ए अत अग अंग अल, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताया। ये ऊपर जो लिखी हुई है ये उसके वर्ड हैं, वर्ण हैं, अक्षर हैं, अल्फ़ाबेट हैं ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट के। और बाकी की जो ट्राइबल लैंग्वेज हैं वो उड़िया स्क्रिप्ट में पढ़ाई जाएंगी, जिसमें उड़िया भाषा लिखी जाती है, बोली जाती है। नेक्स्ट है पुरी हेरिटेज कॉरिडोर। ये जीएस पेपर 1 कल्चर से रिलेटेड और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो पुरी का जो टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, ये उड़ीसा में है, उसके लिए 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, वहाँ पे आसपास कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा। 2016 में ये प्रोजेक्ट आया था, ये रखा था कि इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज बनाया जाएगा पुरी में।
देखो भाई साहब, यहाँ पे लोग आ सकें घूमने के लिए, टूरिज्म बढ़ सके, यानी कि टूरिस्ट आए घूमने, ऐसा यहाँ पे फैसिलिटी डेवलप की जाएंगी। रोड बनाए जाएंगे, रेलवे से कनेक्टिविटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी और अच्छी अच्छी फैसिलिटी, इन्वायरमेंट, क्लीन इन्वायरमेंट रहे यहाँ पे। तो ये फैसिलिटी डेवलप की जाएंगी जिससे यहाँ पे लोग घूमने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और जब आएंगे यहाँ पे लोग, तो भाई साहब जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको रोज़गार मिलेगा ना, एम्प्लॉयमेंट। कोई ऑटो ड्राइवर है तो भाई साहब उसके ऑटो में बैठ के जाएंगे, उसको भाई साहब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। कोई दुकान खोल के बैठा है तो उसका सामान खरीदेंगे तो उसको रोज़गार मिलेगा। तो एक्टिविटी जो है, इनकम यानी कि लेवल उनका बढ़ेगा। यहाँ पर देखो 22 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं जो फेज्ड मैनर में एग्जीक्यूटेड किए जाएंगे, बनाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे इसके आसपास। ये फंड जो अलोकेट किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट की एक स्कीम है, अबाधा स्कीम। इसकी फुल फॉर्म है ऑगमेंटेशन ऑफ बेसिक एमिनिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज एंड आर्किटेक्चर एट पुरी। हेरिटेज का मतलब होता है कोई विरासत की चीज़, कोई मोनूमेंट्स हो गया, बिल्डिंग हो गई, तो ये स्मारक वगैरह, ये बोलते हैं इनको हेरिटेज। इस स्कीम के अंदर ये अलोकेट किया है फंड और ये डेवलप किया जाएगा। यहाँ पे देखो पुरी लेक भी है, झील है भाई साहब, एक झील, पानी की झील, और एक रिवर है मूसा रिवर। इसका रिवाइवल प्लान भी है, इनको भी डेवलप किया जाएगा, साफ सुथरा किया जाएगा अगर कोई गंदगी है तो इनमें। अब ये पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, थोड़ा इसकी ब्रीफली डिटेल हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है कई बार। और देखो आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट में होगा इसका लेक्चर, पुरीनाथ जगन्नाथ टेम्पल का। तो इसके बारे में डिस्कस कर लें ब्रीफली। देखो ये है पुरीनाथ, मतलब पुरी का जगन्नाथ टेम्पल, ये देख सकते हो इमेज में। ये भगवान विष्णु के लिए डेडिकेटेड है, इसे वैष्णवाइट टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। भगवान जगन्नाथ जो है श्री कृष्णा का ही दूसरा नाम है। ये उड़ीसा के पुरी जो जगह है वहाँ पे ये लोकेटेड है। ये टेम्पल देखो 12th सेंचुरी में बनाया गया था। 12th सेंचुरी के किंग थे, किंग का नाम है अनंत वर्मन, यहाँ पे एन लगा लेना, अनंत वर्मन चोड़गंगा देवा। ये ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के किंग थे। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब कुलीय वंश, उनके किंग ने बनवाया था इनको, यानी कि जगन्नाथ टेम्पल को। इस जगन्नाथ टेम्पल को यामनिका तीर्थ नाम से भी जानते हैं। यामनिका तीर्थ नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो हिंदू बिलीफ ऑफ, मतलब हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ये मानते हैं कि अगर कोई इस टेम्पल में आ जाता है तो यहाँ पे जो यम है ना, यम है गॉड ऑफ डेथ, मतलब मृत्यु के देवता। जब आदमी मर जाता है तो उठा कर ले जाते हैं ना यमराज, वही यम की बात कर रहे हैं। तो ये यम है जो, इनकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है पुरी में, क्योंकि भगवान जगन्नाथ यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इनकी प्रेजेंस में यम की पावर ख़त्म हो जाती है। एक तरह से जो भी आदमी यहाँ पे चला जाता है वो उसकी मृत्यु नहीं होती, यमराज आते ही नहीं है उसे लेने के लिए, तो ऐसा माना जाता है। ये टेम्पल है जो इसको ना वाइट पगोडा भी बोलते हैं, वाइट पगोडा। और जो 4 धाम पिलग्रिमेज है हमारी कंट्री में, उसका एक पार्ट है पुरी। 4 धाम कौन कौन से हैं? बद्रीनाथ, ये एक टेम्पल है भाई साहब, बद्रीनाथ का टेम्पल उत्तराखंड में। द्वारका है भाई साहब गुजरात में। पुरी है भाई साहब ये आपका उड़ीसा में जो हम पढ़ रहे हैं। और रामेश्वरम है आपका तमिलनाडु में। जो पुरी टेम्पल है फेमस है, यहाँ पे एनुअल रथ यात्रा भी होती है। रथ यात्रा मतलब चैरियट फेस्टिवल भी बोलते हैं, रथ को भी बोलते हैं इंग्लिश में चैरियट, फेस्टिवल मतलब त्योहार। तो ये रथ यात्रा निकाली जाती है। यहाँ पे 3 देवताओं की मूर्ति रख के यात्रा निकाली जाती है। कौन कौन होते हैं? एक तो भगवान श्री कृष्ण जी होते हैं, उनके भाई भगवान बलराम, उनकी बहन देवी सुभद्रा जी। तो इन तीनों की मूर्ति रख के यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है। इसके बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, आर्ट एंड कल्चर की लिस्ट में देख सकते हो आप जाके। नेक्स्ट है ऑपरेशन संकल्प। ऑपरेशन संकल्प क्या है? देखो यहाँ पे इंडिया ने एक INS त्रिकांड नाम का शिप भेजा है, पानी का जहाज। कहाँ पे डिप्लॉय किया है ये भाई साहब पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान है, उसमें ये डिप्लॉय किया है, तैनात किया है। ऑपरेशन गल्फ इसका ही नाम दिया है कि इंडिया ने भेजा है एक अपना शिप, पानी का जहाज। ये है भाई साहब INS त्रिकांड शिप भेजा है। और कहाँ पे भेजा है ये देखो भाई साहब, वर्ल्ड मैप देख रहे हो आप, ये देखो इंडिया अपना हिंदुस्तान, यहाँ से जाएंगे हम सऊदी अरेबिया। सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में जो ये पानी दिखाई दे रहा है ये है पर्शियन गल्फ या द गल्फ के नाम से भी जानते हैं। और देखो इसके ऊपर यहाँ पे ओमान है, ओमान दिखाई दे रहा है आपको, ये ओमान है यहाँ पे, ओमान के ऊपर बिल्कुल। और मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे UAE दिखाई दे रहा होगा आपको, UAE के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट है ना, ये ओमान का ही है, ये ओमान का है। तो ये गल्फ ऑफ ओमान बोलते हैं इसी के नाम से, गल्फ ऑफ ओमान। तो ये गल्फ ऑफ ओमान है और ये पर्शियन गल्फ, यहाँ पे डिप्लॉय किया है भाई साहब ये INS त्रिकांड नाम का शिप इंडिया ने। यही है ऑपरेशन संकल्प। क्यों किया है यहाँ पे?
देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे 2019 में एक ब्लास्ट हो गया था, एक्सप्लोजन, जिसमें शिप में ब्लास्ट हो गया था। तो यहाँ पे टेंशन बढ़ गई थी ईरान और यूएसए के बीच में, अमेरिका और यूएसए के बीच में, इस गल्फ ऑफ ओमान में आपस में भाई साहब इनकी चलती रहती है जब से ईरान डील हुई है 2015 की। तो ये इसकी वजह से यहाँ पे मैरी टाइम सिक्योरिटी रहे और ट्रेड है आसानी से हो, सिक्योर हो, सेफ हो, इसके लिए इंडिया ने यहाँ पे ये डिप्लॉय किया है अपना शिप। तो इंडिया ने क्यों डिप्लॉय किया है? क्योंकि भाई साहब इंडिया भी तो ट्रेड करता है यहाँ से, इंडिया भी तो अपना माल मंगाता है। ये जो कंट्री है, ये सऊदी अरेबिया हो गई, कुवैत हो गई, ईरान, इराक, यहाँ से तेल मंगाता है ना, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, जो पेट्रोलियम मंगाता है, पेट्रोल डीजल जिससे बनते हैं, जिनसे आप कार गाड़ियाँ चलाते हो। तो ये इंडिया भी तो ट्रेड करता है, तो इसलिए भाई साहब इंडिया ने भिजवाया है यहाँ पे। तो मैरी टाइम सिक्योरिटी का मतलब जहाँ पे मैरी टाइम वर्ड आ जाए, ओशन, समुद्र की बात हो रही है, समुद्र में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए डिप्लॉय किया है। नेक्स्ट है पेसा एक्ट। ये जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पेसा एक्ट देखो अभी न्यूज में इसलिए 25th एनिवर्सरी मनाई गई इसकी, मतलब 25 साल पूरे हो गए इसको। 1996 में ये बनाया था। एक्सटेंशन, ये पंचायत, पेसा का फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 1996। तो ये हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं ना, आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम से, उसी का पार्ट है, उसी का सेलिब्रेशन है। ये 25th ईयर मनाए जा रहे हैं जो पेसा एक्ट के। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि पेसा एक्ट है क्या। देखो आपको डिटेल में समझना पेसा एक्ट के बारे में, तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाइए, जो आपके वीडियो के नीचे जहाँ सिंपल सीएससी लिखा हुआ है, सिंपल सीएससी पे क्लिक करोगे तो फिर आ जाएगा आपका यहाँ पे होम पेज, वीडियो, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट पे जाओगे तो पॉलिटी की प्लेलिस्ट आएगी, वहाँ पे जाके पेसा एक्ट का लेक्चर देखना डिटेल में। मैं सिर्फ ब्रीफली और जल्दी जल्दी डिस्कस करूँगा। तो पेसा एक्ट देखो 1996 में डिस्कस किया गया था। ये गवर्नमेंट ने इसलिए लाया था कि जो शेड्यूल्ड एरिया है हमारी कंट्री में, शेड्यूल्ड एरिया जैसे नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके हैं हमारे, नॉर्थ ईस्ट के जैसे इंडिया के ये वाला नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, ये वाला, यहाँ पे असम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, ये जो स्टेट हैं, मणिपुर वगैरह, यहाँ पे शेड्यूल्ड एरिया जो डिक्लेयर किए गए हैं, शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया। शेड्यूल्ड एरिया वो होते हैं, देखो प्रेसिडेंट अगर नोटिफिकेशन जारी कर दे तो कोई भी शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये शेड्यूल्ड एरिया जो, उनमें क्या है, ये पंचायती राज सिस्टम लाने के लिए, यानी कि वहाँ पे भी सरपंच वगैरह के इलेक्शन हो, जैसे आपके गांव वगैरह में, रूरल एरियाज में होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे इलेक्शन हो, इसलिए लाया गया था पेसा एक्ट। देखो ये 1996 में इनेक्ट किया गया था, बनाया गया था, लेकिन 24 दिसंबर 1996 से लागू हो गया था ये पेसा। देखो इंडिया में ट्राइबल लेजिस्लेशन के लिए, लेजिस्लेशन का मतलब है लॉ या कानून, जो ट्राइबल एरिया हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग जहाँ रहते हैं, आदिवासी लोग, आदिवासियों के लिए एक कानून अच्छा समझा जाता है ये पेसा एक्ट। देखो जो ट्राइबल पीपल हैं उन्हें डिसीजन मेकिंग पावर देने के लिए ये चलाया गया था, यानी कि वो सेल्फ गवर्नमेंट्स देने के लिए, लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए, खुद का रूल खुद ही कर सके, ऐसे इसमें मतलब इसका मोटिव था। देखो इससे पहले 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया था हमारी सरकार ने 1992 में। इसके जरिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। उससे पहले देखो संवैधानिक दर्जा नहीं था। जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं ना 3 लेवल पे, पहले तो सरपंच के होते हैं गांव लेवल पे, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति के होते हैं, पंचायत समिति या ब्लॉक समिति बोलते हैं, ब्लॉक समिति, ब्लॉक लेवल के मेंबर की। फिर देखो जिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं जिला पार्षद के, जिला पार्षद बोलते हैं इसको, ये होते हैं भाई साहब। फिर तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अब एक कंस्टिट्यूंसी एमएलए की होती है उससे ऊपर। तो ये 3 लेवल पे, पंचायत लेवल पे होते हैं। और ऐसे ही देखो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया, ये शहरों के लिए, अर्बन एरियाज के लिए। वहाँ पे भी 3 टियर सिस्टम, 3 टियर का मतलब है कि 3 लेवल पे होते थे। जैसे पंचायत का हो रहा था विलेज लेवल पे, रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच का, उसके बाद फिर ब्लॉक लेवल पे हो रहा था ब्लॉक समिति के मेंबर का, फिर उसके बाद जिला पार्षद का हो रहा था। ऐसे ही अर्बन एरियाज में होते हैं भाई साहब 3 लेवल पे इलेक्शन, प्रधान वगैरह बोलते हैं अर्बन एरियाज में। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब पास किया था, तो ये देखो शेड्यूल्ड एरिया जो, उनके लिए लागू नहीं था। आर्टिकल 243M ये रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड की गई थी कि शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरिया इनमें ये लागू नहीं होगा, तो इनमें लागू नहीं हुआ था ये 1992 से। इनके लिए शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज के लिए 1996 में पेसा एक्ट लाया गया भूरी कमेटी की रिकमेंडेशन से। एक भूरी या भूरिया बोल लो, भूरिया कमेटी बैठी थी भाई साहब, एक सदस्य बैठे थे, कुछ लोग, कुछ मेंबर मिला के एक कमेटी थी जिसके हेड थे, चेयरमैन थे भूरिया। तो भूरिया कमेटी के नाम से ये कमेटी बनी। इसने सिफारिश की थी 1995 में कि पेसा एक्ट बनाया जाए ट्राइबल एरियाज के लिए और शेड्यूल्ड एरिया के लिए, तब ये बनाया गया, एक्ट पास किया गया। तो पेसा एक्ट देखो मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अलग से इस पर लेक्चर बनाया हुआ है,
अलग से, वो 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा। तो भाई साहब दोबारा ना ये उसमें उतनी मेहनत करने में भाई साहब बहुत ही, ये मान लो कि बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो आप फिर चलो मैं धीरे बोल लेता हूँ, आपको परेशानी हो रही है तो देखो। पेसा एक्ट क्या है, ग्राम सभा को पावर देता है। और ग्राम सभा का क्या मतलब है, ग्राम सभा का मतलब है जैसे ये विलेज है, रूरल एरियाज में एक गांव है, गांव में जितने भी लोग हैं जो 18 साल से ऊपर है और जिन्हें वोट देने का अधिकार है, उन सबको मिला के ग्राम सभा बोलते हैं। चाहे सरपंच है, पंच है, या कोई भी लोग है जो 18 साल से ऊपर है, लड़का या लड़की कोई भी जो 18 साल से ऊपर है, जिसकी वोट मतलब बनी हुई है, वोट देने का उसे हक है, अधिकार है, राइट टू वोट है, उसे ही बोलेंगे सब लोगों को मिला के ग्राम सभा। तो ये इसमें पावर दी गई थी पेसा एक्ट में ग्राम सभा को, याद रखना ग्राम सभा को, सरपंच या पंच को नहीं, ग्राम सभा को। सरपंच पंच को तो है ही, लेकिन वो किसके साथ मिलकर डिसीजन लेगा, ग्राम सभा के साथ, यानी कि गांव के सारे लोगों के साथ मीटिंग करके जब डिसीजन लिया जाता है इसमें। देखो कहने को तो है लेकिन ऐसा होता नहीं है, डिसीजन कौन लेता है, पंच और सरपंच ही लेते हैं, क्योंकि लोगों को गांव में पता नहीं होता ग्राम सभा का कंसेप्ट है क्या। मीटिंग होती ही नहीं है साल में, इसमें 2 या 3 बार मीटिंग होना जरूरी है लेकिन होती नहीं है। तो ये जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है जो, यानी कि राज्य की विधानसभा है जो लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके पास एडवाइजरी रोल दिया गया पेसा एक्ट में, यानी कि पावर दी गई पंचायत और ग्राम सभा को। ये पावर ग्राम सभा को दी गई है, ये देखो कर्टेल भी नहीं की जा सकती, यानी कि हटाई भी नहीं जा सकती। जो पावर और फंक्शन है ग्राम सभा के वो क्या है, इसमें पावर दी गई, जब भी मान लो अगर किसी गांव से, विलेज एरिया से, जो शेड्यूल्ड एरिया है या फिर ट्राइबल एरिया है, इनमें से कोई लैंड एक्वायर की जाएगी, मतलब सरकार मान लो लैंड लेना चाहती है, वहाँ पे रोड बनाना चाहती है या वहाँ पे रेलवे बनाना चाहती है, तो ग्राम सभा की परमिशन मैंडेटरी है। ग्राम सभा जब परमिशन दे देगी तभी वहाँ पे रोड बनाया जा सकता है, लैंड एक्वायर की जा सकती है। मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी या अनिवार्य। रीसेटलमेंट करना, एक यहाँ से एक जगह से दूसरे जगह पे बसाना लोगों को, या उनको रिहेबिलिटेट करना है डिस्प्लेस पर्सन को, कुछ अम्यूनिटी सुविधाएं देनी है, तो ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी है इसमें। नेक्स्ट है कि जो इनके ट्रेडिशनल बिलीफ हैं उनको प्रोटेक्ट करना, इनके पास राइट है, अपनी कल्चर को, अपने रीति रिवाजों को बचा के रख सकते हैं, उनके लिए कोई स्टेप ले सकती है ग्राम सभा। जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, जंगल हैं, उनमें कोई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे गोंद हो गया माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में, कोई लकड़ी टूट के गिर गई है या फूल पत्ते हैं, फल हैं, उनको ये उनकी ओनरशिप ग्राम सभा के पास है, वो डिसीजन लेंगी भाई साहब, उनको उठा के लाना है, किस में बांटना है किस में नहीं। जो लोकल डिस्प्यूट होते हैं उनका भी निपटारा कौन करेगा, डिस्प्यूट का मतलब है झगड़े, जो वहाँ पे झगड़े होंगे उसका भी ग्राम सभा करेगी। जो लैंड एलियनेशन है उसको बचाएगी कौन, ग्राम सभा। विलेज मार्केट का मैनेजमेंट कौन करेगी, ग्राम सभा। जो प्रोडक्शन या डिस्टिलेशन या लिकर, ये जो लिकर का मतलब शराब वगैरह का कंट्रोल करना है, वहाँ पे ठेका खोलना नहीं खोलना, ये सब कौन कंट्रोल करेगा, ग्राम सभा। जो मनी लैंडिंग कंट्रोल करना है, यानी कि जो लोग मनी प्रोवाइड करते हैं और ब्याज पे पैसा देते हैं, उनको भी कंट्रोल कौन करेगा, रूल कौन बनाएगा, ग्राम सभा। तो कोई और भी शेड्यूल्ड ट्राइब के जो वहाँ पे अनुसूचित जनजाति रहती है, उनके अधिकार है, उनका रक्षा कौन करेगा, ग्राम सभा। तो इसमें इशू क्या है पेसा एक्ट में, इशू ये है, देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या है, स्टेट लॉ इनेक्ट नहीं कर पाई है बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट। जो ये पेसा एक्ट बनाया था इसके अकॉर्डिंग हर एक राज्य को अपने राज्य में एक कानून बनाना था जिससे ये पेसा एक्ट को लागू करने के लिए, लेकिन बहुत सारी गवर्नमेंट ने ऐसा बनाया नहीं, बहुत सारे स्टेट ने, और जिसने बनाया भी तो पार्शली इसको इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है। जैसे झारखंड का एग्जाम्पल है, वहाँ पे देखो आदिवासी एरियाज में ये बहुत ही खराब कंडीशन है, वहाँ पे सही से पेसा एक्ट लागू नहीं किया गया। जो पेसा है उसने देखो लागू होने का नहीं, एक कारण ये भी है बहुत सारे, जैसे लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब क्लैरिटी, स्पष्टता की कमी, लीगल इन्फर्मिटी, और ब्यूरोक्रेटिक एपैथी। जो देखो ब्यूरोक्रेट हैं, सिविल सर्वेंट या डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारी हैं, डीएम होते हैं या आपके कलेक्टर होते हैं, उनकी भी भाई साहब देखो वो भी सही से साथ नहीं देते हैं। और पॉलिटिकल विल की एब्सेंस है ही, पॉलिटिकल विल का मतलब है राजनीतिक इच्छा, मतलब पॉलिटिशियन ही नहीं चाहते उनको पावर मिले ग्राम सभा को, इसका भी अभाव है। और वो चेंज नहीं चाहते, हायरार्की में चेंज नहीं चाहते कि उनकी पावर ग्राम सभा में जाए। सोशल ऑडिट भी नहीं होता भाई साहब, ये भी कंडक्ट नहीं हुआ जाता। मतलब सोशल ऑडिट का मतलब ये है कि समाज के लोग ही एग्जामिन करें, ऑडिट का मतलब टू एग्जामिन, कि जितना भी खर्चा हो रहा, गांव में पैसा आ रहा, कहाँ पे जा रहा खर्चा, सड़क बनाने के लिए आया था वो पैसा वहाँ पे खर्च हुआ नहीं हुआ, ये सोशल ऑडिट भी नहीं होता। तो ये इसमें कुछ कमियां हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस फॉर रिपीलिंग ए लॉ। देखो ये जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिपीलिंग का मतलब होता है कैंसिल करना या रिमूव करना, किसी कानून को हटाना। एक कानून बनाया, पहले इनेक्ट किया, इनेक्ट का मतलब कानून बनाना, और रिपील का मतलब कानून हटाना।
तो ये लॉ को हटाने का प्रोसेस क्या है, ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि भाई साहब प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था 19 नवंबर को कि जिन पे अभी कंटेस्टियस चल रहा था, विवाद झगड़ा चल रहा था, 3 फार्म लॉ बनाए थे, कृषि कानून बनाए थे ना 3, जिनके लिए किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के आसपास एरियाज में किसान धरने पे बैठे हुए हैं, पूरे देश में लगभग किसान आंदोलन चल रहा है। तो किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए ही, क्योंकि किसानों की डिमांड थी ये तीनों कानून वापस लिए जाएं, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस कर दिया, घोषणा कर दी कि हम ये वापस लेंगे जब पार्लियामेंट का सेशन लगेगा, 29 नवंबर से स्टार्ट होगा विंटर सेशन, तो तब ये वापस लिए जाएंगे, रिपील किए जाएंगे। तो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे इन लॉज के अगेंस्ट कि ये रिपील किए जाएं, तो अब ये विंटर सेशन में रिपील किए जाएंगे, हटाए जाएंगे। तो ये 3 फार्म लॉ थे जो कृषि कानून थे, क्या थे देखो। एक कानून था फर्स्ट, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये अलाउ करता था कि अभी देखो सिस्टम ऐसा है, जैसे मान लो कोई एक स्टेट का एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मध्य प्रदेश का एग्जांपल लें, तो यहाँ मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट के पास, इन किसान के पास एपीएमसी मंडी बनी होती है, मंडी अनाज मंडी जिन्हें बोलते हैं ना, वो मंडी बनी होती है। तो हर एक किसान को जो उनकी स्टेट में मंडी है उसके उस मतलब वहीं पे जाके उसके स्टेट की मंडी में ही अपने अनाज को बेच सकते थे, दूसरे स्टेट में जाके नहीं बेच सकते थे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ और वहाँ पे इंडिया का मैप ले लेता हूँ, तब आपको समझ आएगा। ये मान लो ये अपना हिंदुस्तान है, मान ही क्या लो ये तो हिंदुस्तान है ही हमारा, तो ये अपना इंडिया है। जैसे मान लो ये एमपी है, यहाँ पे देखो यहाँ पे कोने पे लोग रहते हैं। अब एपीएमसी मंडी मान लो यहाँ से 200 किलोमीटर या 100 या 50 किलोमीटर दूर है इस डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट मान लो बहुत बड़ी है, तो इस डिस्ट्रिक्ट में मैं और बड़ा कर लेता हूँ इसे। जैसे मान लो ये है भाई साहब, ये अपना एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, या ये मान लो ये ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट दिखाई दे रही है ना आपको, ये डिस्ट्रिक्ट है एक, यहाँ पे लोग रहते हैं। मान लो इस कोने पे लोग रहता है राजस्थान के किनारे पे बिल्कुल। अब यहाँ पे मंडी है इधर 50-100 किलोमीटर दूर, और इधर है राजस्थान। अब राजस्थान में मंडी मान लो यहीं पे कोने पे किनारे पे, अब ये इसके 1-2 किलोमीटर दायरे में। लेकिन एपीएमसी एक्ट है जो, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो किसान है ना जो एमपी में, वो भाई साहब एमपी में ही बेचेगा, एपीएमसी मंडी में। एपीएमसी मंडी बनी हुई होती है, हर एक स्टेट में है, लेकिन वो बेचेगा कहाँ पे, एमपी का तो यहीं पे, यहाँ पे जाकर नहीं बेच सकता। तो ये कानून इसलिए लाया गवर्नमेंट ने कि भाई साहब आप कहीं पे भी जिस मंडी में चाहो कहीं पे भी बेच सकते हो पूरे देश में, जहाँ पे आप ले जाना चाहो। लेकिन किसान को ये पसंद नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसमें यह भी था कि वो एपीएमसी मंडी से बाहर भी बेचना चाहे तो भी बेच सकता है। यानी कि अब लोगों को अलाउ था कि वो प्राइवेट मंडी भी बन सकती हैं। कोई भी आदमी लाइसेंस लेगा, प्राइवेट मंडी बना लेंगे, किसान चाहे तो प्राइवेट मंडी में दे या सरकारी मंडी में जाकर बेचे अनाज। अब किसान को प्रॉब्लम क्या थी इससे? किसान को प्रॉब्लम ये थी भाई साहब, धीरे धीरे क्या होगा, ये प्राइवेट मंडी है जो ये बनना स्टार्ट हो जाएंगी और सरकारी मंडी खत्म हो जाएंगी। और सरकारी मंडी में जब किसान जाता है ना तो उसको फीस देनी पड़ती है। जैसे जाके अपना अनाज रखेगा मंडी में जाके, अब अनाज रखेगा तो वहाँ पे भाई साहब फीस लेंगे, वो ज़मीन के चार्ज तो लेंगे ना। एक दिन 2 दिन रहा नहीं, 2 दिन तक नहीं बेचा, किसान बैठा रहता है वहीं पे, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी देते हैं वो। तो इससे क्या है, किसान को फीस देनी पड़ती है। लेकिन ये प्राइवेट मंडी में जाएंगे तो फीस भी नहीं देनी पड़ेगी, रखेंगे भाई साहब, लेना है तो ये कहेंगे प्राइवेट मंडी है, लेना तो लो, नहीं लेना तो हम दूसरी मंडी में ले जाएंगे। अब इससे किसान को ये भी फायदा था, फीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन फिर नुकसान क्या था? नुकसान ये था भाई साहब, मान लो प्राइवेट मंडी सेटअप होती चली गई, अब इनको यहाँ पे अच्छा दाम मिल रहा, मान लो फीस भी नहीं देनी पड़ रही किसान को, लेकिन क्या होगा, एपीएफसी मंडी जो सरकारी मंडी है उनमें कोई जाएगा नहीं, तो ये बंद हो जाएंगी। कौन रखेगा? सरकारी मंडी बंद हो जाएंगी। फिर अब सरकारी मंडी बंद हो जाएंगी, अब बचेंगी सिर्फ प्राइवेट मंडी। तो भाई साहब क्या होगा फिर? ऐसा होगा जब प्राइवेट मंडी बचेंगी, इनको पता है प्राइवेट वालों को कि अब तो भाई साहब ये किसान हमारे पास ही आएंगे अनाज बेचने, कहीं जाएंगे ही नहीं, क्योंकि सरकारी मंडी खत्म हो गई है। तो अब हम मन चाहे दाम वसूलेंगे। मतलब अगर इनका दाम पहले 2,000 रुपये में खरीद रहे थे पर क्विंटल, तो अब इन्हें हम 1,500-1,800 रुपये क्विंटल, मतलब दाम अपनी मर्जी से कम कर देंगे। तो किसान को तो नुकसान ही होगा ना भाई साहब, क्योंकि एमएसपी को डिफाइन किया नहीं हुआ। एमएसपी है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको तो अनाउंस करती है ना हमारी सरकार फसल बोने से पहले, जो दाम अनाउंस करती है, घोषणा करती है फसल बोने से पहले कि हम आपका गेहूं जो बो रहे हो इतने रुपए में खरीदेंगे, वो है एमएसपी। तो ये देखो, इसके लिए कोई एक्ट थोड़ी ना बना हुआ कानून, वो तो भाई साहब सरकार जितनी मर्जी है वो देखती है। मतलब जो है जो ये है भाई साहब एक CACP, कमीशन फॉर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये क्या है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये रिकमेंडेशन देता है सरकार को। जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, ये डिसीजन लेती है।
तो ये डिसीजन लेती है फाइनल अप्रूवल। रिकमेंडेशन देता है ये कमीशन, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये वाला जो रिकमेंडेशन देता है, देखता बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, ये हमने अलग से जो एमएसपी का लेक्चर है उसमें डिस्कस किया हुआ है। तो ये तो एमएसपी के लिए एक्ट नहीं बना हुआ, ये जितना मर्जी चाहे डिसाइड करेंगे। लेकिन भाई साहब ये जो प्राइवेट मंडी है कोई मैंडेटरी थोड़ी नहीं है एमएसपी पे ही खरीदें, है कि नहीं। तो ये खत्म हो जाएगा, किसान को ये डर था, तो इसलिए ये भाई साहब किसान इसका विरोध कर रहे थे। दूसरा एक्ट है फार्मर्स एम्पावरमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। ये था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए था। इसमें क्या है, जो प्राइवेट कंपनियां, मान लो आटा बनाने वाली कंपनी है, आशीर्वाद आटा आपने सुना होगा, शक्ति भोग आटा सुना होगा, ये कंपनियां हैं आटा बनाती हैं। इनको भाई साहब गेहूं तो चाहिए, वीट चाहिए आटा बनाने के लिए। तो ये जब आटा बनाएंगी, गेहूं खरीदेंगी किसान से, अब ये पहले ही कॉन्टैक्ट कर लेंगी। ये इसमें यह था कि कोई भी किसान, कोई भी कंपनी फार्मर से कॉन्टैक्ट कर सकती है। अब कॉन्टैक्ट कर लेंगे ये, अब कॉन्टैक्ट कैसे कर लिया, तो इस पर कहेंगी भाई साहब इतने दाम पे हम खरीदेंगे, आप दे देना जितना दाम। मान लो इन्होंने बोल लिया कि हम 15 या 20 रुपये किलो के हिसाब से आपसे गेहूँ खरीदेंगे, लेकिन मार्केट रेट उस टाइम पे था 25 रुपये या घट गया 15 रुपये, तो किसान को देखो 15 रुपये मार्केट रेट है, उनका 20 में बिक रहा है तो फ़ायदा है। अगर मान लो 25 या 30 रुपये रेट है मार्केट रेट उस टाइम पे जब बेच रहे हैं एक फसल कटने के बाद, तो किसान को 10 रुपये किलो पे नुकसान है। तो ये नुकसान हो फायदा हो, वो इतने में ही खरीदेंगे जितने में कॉन्टैक्ट हुआ। यानी कि किसान को ये तो अश्योरेंस है भाई साहब मैंने जितना माल बनाया मेरा खरीदा जाएगा। तो ये एक अच्छी थी प्रोविज़न, लेकिन किसान को इससे भी थी क्योंकि भाई साहब इसमें कोई श्योरिटी नहीं थी, कंपनी हो सकता है रूल चेंज कर दे, ना माने ना खरीदे, तो ये भी अश्योरिटी नहीं थी। नेक्स्ट था असेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें ये था, देखो ये एक्ट है ना जो अभी, इसमें ये है कि कोई भी जमाखोरी करके नहीं रख सकता। यानी कि देखो एक लिमिट है बहुत सारी। अगर इस एक्ट में कोई कॉमोडिटी डाल दी, कॉमोडिटी का मतलब है गुड्स यानी कि वस्तुएं, जैसे मान लो प्याज हो गई, ओनियन, पटेटो हो गई, या कोई पल्सिस दाल हो गई, या सीरियल कोई अनाज हो गया, कोई भी ऑयल सीड हो गई, एडिबल ऑयल हो गया, कोई भी खाने वाला तेल, सरसों का, मूंगफली का, किसी का भी तेल हो गया आपका, जो इसमें मेंशन कर दिया इस एक्ट में। फिर क्या है, कोई भी आदमी हमारे देश में उसे एक लिमिट से ज़्यादा, जैसे उसकी लिमिट लगा दी कि 100 क्विंटल से ज़्यादा आप अपने पास नहीं रख सकते जमा करके, तो भाई साहब फिर कोई आदमी रख नहीं सकता इस लिमिट से ज़्यादा, क्योंकि इस लिमिट से ज़्यादा रखेंगे फिर आप पे सजा हो सकती है, फाइन लग सकता है। ये लिमिट इसमें हटा दी थी, 2020 में अमेंडमेंट किया, ये 1955 का एक्ट है, इसमें हटा दिए लिमिट कि अब कोई भी कितना भी जमा करके रख सकता है। इसका फ़ायदा ये था कि देखो जब ये लिमिट हटा देंगे तो जो वो मान लो प्राइवेट इंडिविजुअल है, कंट्री मतलब कंपनी है कोई भी, तो वो स्टोरेज हाउस बनाएगी, वेयर हाउस बनाएगी, मतलब बड़े बड़े घर बनाएगी ताकि रख सके स्टोर करके अनाज को, तो या प्याज को या किसी भी कमोडिटी को। तो किसानों को ये फ़ायदा होगा, स्टोरेज फैसिलिटी मिल जाएगी, अपना ये स्टोरेज करके रख सकते हैं। लेकिन भाई साहब इससे नुकसान ये था, स्टोर करके तो रख सकते हैं किसान, क्योंकि देखो अभी मान लो बारिश हो जाए, किसान का अनाज पड़ा है खेत में, तो ये सड़ जाएगा, या उसके पास ज़मीन नहीं है तो सड़ जाएगा, मतलब फैसिलिटी नहीं है स्टोर करने की, बारिश से बचाने की। तो इनको फैसिलिटी मिल जाती है किसान को, क्योंकि कंपनी ने स्टोरेज हाउस बनाए हुए हैं, वो जाके स्टोर करवा देते, थोड़ी फीस देते, वो स्टोर करके रखती कोई भी कंपनी जिसने भी बना रखा है, क्योंकि कितना भी स्टोर करके रख सकता है कोई इंडिविजुअल, या खरीद के रख सकता है कोई भी। तो देखो इससे नुकसान ये था, जैसे मान लो कोई इंडिविजुअल की अब लिमिट नहीं है, तो वो भाई साहब सारी प्याज को मार्केट में से खरीद के रख लेगा। अब सारी प्याज रख ली, मार्केट में प्याज है नहीं, अभी प्याज मान लो 40 रुपये किलो बिच रही है, तो जब सारी प्याज रख ली तो भाई साहब डिमांड बढ़ेगी ना, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मांग, और प्याज है नहीं मार्केट में, तो रेट चला जाएगा 80, 100, 120, 150 रुपये पार। अब जाके ये कंपनी बेचेगी इसको मार्केट में। अब इससे नुकसान तो ये भाई साहब आम आदमी थोड़ी ना खरीद पाएगा 150, 100 रुपये किलो की प्याज, 40 रुपये की प्याज खरीदने में आंसू निकल जाते हैं। वैसे तो 10 रुपये किलो की प्याज भी खरीदने में आंसू निकल जाते हैं जब काटते तो प्याज आप। ये तो खैर बात हो रही है महंगाई की, आप समझ गए ना एसेंस क्या है। तो अब ये रिपील कर दिए, अब हमने एक्ट तो जान लिया, अब रिपील करते हैं, रिमूव करते हैं किसी एक्ट को, कानून को हटाते हैं, तो वो प्रोसेस क्या हम ये जानेंगे इसमें। रिपील कैसे करते हैं, देखो रिपील का मतलब होता है टू नलीफाई ए लॉ, यानी कि रद्द करना, किसी कानून को रद्द करना। ये पार्लियामेंट के पास पावर है भाई साहब कोई कानून बनाने की, और हटाने की भी पावर है भाई साहब, सारी पावर है उसके पास पार्लियामेंट की। अब ये जैसे मान लो हटा दिया लॉ, तो वो लॉ नहीं रहेगा, कानून हट जाएगा, यानी कि पार्लियामेंट में से पास करना पड़ता है। दो इसके प्रोसेस है, जानेंगे हम। और देखो किसी लेजिस्लेशन में, किसी लेजिस्लेशन का मतलब लॉ, कानून, किसी कानून में देखो सनसेट क्लाउज भी हो सकता है। सनसेट क्लाउज का मतलब एक प्रोविजन, एक धारा हो सकती है, मान लो उसमें लिख सकते हैं कि ये कानून
इतने दिन के बाद, जैसे मान लो 2021 में कोई कानून बनाया और इसमें इस कानून में ये डेट लिख दी कि ये कानून अपने आप ऑटोमेटिकली 2023 में खत्म हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं सनसेट क्लाउज, यानी कि टाइम पीरियड रख देंगे, ये कानून हो जाएगा या किसकी प्रोविजन, आधी प्रोविजन खत्म हो जाएंगी या कोई प्रोविजन हो जाएंगी, कोई भी रख सकते हैं। तो रिपील कैसे करती है गवर्नमेंट, दो तरीके हैं, या तो देखो बिल ला के, जैसे बिल लाते हैं फिर ये पास कराया लोकसभा राज्यसभा में से, फिर प्रेसिडेंट अपनी असेंट देंगे तो पास हो गया, वो एक्ट खत्म हो जाएगा, या फिर ऑर्डिनेंस लाके, मान लो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट के पास पावर है, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश ऑर्डिनेंस को, तो लाके रिपील कर सकते हैं। और ऑर्डिनेंस लाएंगे तो उसकी वैलिडिटी 6 मंथ की है, यानी कि 6 मंथ के अंदर अंदर उसे पार्लियामेंट में से पास कराना पड़ेगा, तभी वो रिपील होगा, खत्म होगा वो कानून, समझ रहे हो, 6 मंथ की वैलिडिटी, ये याद रखना है। तो रिपील करने के लिए पार्लियामेंट के पास पावर लॉ बना के भी कर सकती है, और ये पावर है आर्टिकल 245 के अंदर, 245 नंबर का आर्टिकल है संविधान में अनुच्छेद, उसके अंदर पार्लियामेंट को लॉ बनाने की भी पावर है और लॉ को खत्म करने की पावर भी है और अमेंड करने की, समझ रहे हो, ये सारी पावर दी गई है उसमें। अमेंडिंग एक्ट या रिपीलिंग एक्ट लाके, सबसे पहले जो रिपील किया गया था एक्ट 1950 में लाया था एक एक्ट, एक कानून को खत्म करने के लिए, इसमें 72 एक्ट खत्म किए थे, 72 एक्ट। तो रिपील देखो, या तो पूरे कानून को खत्म किया जा सकता है या उसकी प्रोविजन को खत्म किया जा सकता है, एक प्रोविजन खराब है या 2-3 प्रोविजन खराब है उनको भी किया जा सकता है, तो किसी भी मतलब किसी भी तरह से रिपील किया जा सकता है, पूरे लॉ को भी, आधे को भी, या कोई पार्ट को भी। ऑर्डिनेंस मान लो अगर लैप्स हो गया, ऑर्डिनेंस के जरिए लाए और 6 महीने खत्म हो गए और पार्लियामेंट में से पास नहीं हुआ, तो फिर वो लॉ ना रिपील नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, दोबारा से शुरू हो जाएगा, रिवाइव हो जाएगा। तो गवर्नमेंट देखो लॉ ला के ला कर सकती है, दोनों हाउस में से पास करके प्रेसिडेंट पास करेंगे और लॉ रिपील हो जाएगा, उसका टाइटल रख देंगे रिपीलिंग एक्ट या अमेंडमेंट एक्ट, कुछ भी रख देंगे भाई साहब, अगर अमेंडमेंट करना तो अमेंडमेंट, रिपील करना तो रिपील। तो यही था आज के लेक्चर में बस। हाँ, एक टॉपिक और है, देखो 10-12 दिन पहले एक टॉपिक न्यूज में था, चौपाल इनिशिएटिव। ये चौपाल जो होती है ना, गांव या शहर इलाके में बैठक चौपाल होती है जिसपे कोई अतिथि आता है उसको बैठाते हैं, वो ये चौपाल, ये चौपाल इनिशिएटिव लागू किया था, किस लिए, ये सीआरपीएफ है ना जो हमारी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसने ये शुरू किया था इनिशिएटिव, किस लिए, जो सीआरपीएफ के जवान हैं ना, जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, स्ट्रेस के शिकार हो जाते हैं, जिनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है और आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो उनको ही भाई साहब बचाने के लिए उन्हें एक तरह से साइकेट्रिस्ट, मतलब साइकेट्रिस्ट सलाह देने के लिए, यानी कि उनको मानसिक स्थिति को इम्प्रूव करने के लिए ये इनिशिएटिव चलाया सीआरपीएफ ने, चौपाल नाम का, तो ये आपको याद रखना है। और देखो एक न्यूज़ में ये था, कल एक बाढ़ आ गई थी आंध्र प्रदेश में, तो वो एक न्यूज़ में था, इसे हम कल पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे कि बाढ़ के, फ्लड के क्या रीजन वगैरह वहाँ पे हैं, ये पढ़ेंगे। और देखो एक सतलुज बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया है, ये एनजीओ ने स्टार्ट किया है, मेधा पाटकर जी एक भाई साहब लेडी हैं, अब तो बूढ़ी हो चुकी हैं मेधा पाटकर, ये वही लेडी हैं जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था, ये सतलुज नदी के नाम पे चलाया, सतलुज बचाओ आंदोलन, वहाँ पे पंजाब में सतलुज की स्थिति बहुत ही ख़राब हो रही है, वहाँ पे पॉल्यूटेड हो रही है, आसपास की जो इंडस्ट्री है, कंपनी बनी हुई है, वहाँ पे केमिकल उसमें रिलीज कर देती हैं, तो उसकी वजह से ये आंदोलन चलाया है, सतलुज बचाओ आंदोलन। तो बस यही था आज के लेक्चर में।